गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हरियाली तीज है और धूप की बहार है। कुछ मौसम ऐसा चेंज हुआ कि आज जो मौसम होना चाहिए था आई थिंक वो मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी त्यौहार है। आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में हमारा टॉपिक वही पुनर्जागरण चल रहा था और उसमें कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग भौगोलिक अनुसंधान के बारे में कल क्लास करेंगे। अब देखिए भौगोलिक अनुसंधान क्या थे और क्या कारण थे इसके। तो जब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में लोगों को स्पेशली जो पूर्वी देश थे उनके जो जलमार्ग है, समुद्री मार्ग है, उसको खोजने के प्रयास उनके द्वारा किए गए। अब इसका कारण क्या था आप देखिएगा। जो स्थल मार्ग था पूर्वी एशियाई देशों के लिए, तो वो पूरा मार्ग जो था उस पर तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था और जो एकमात्र समुद्री मार्ग था भूमध्य सागर वाला, उस पर इटली का एकाधिकार था। अब ऐसे कौन से मार्ग की खोज की जाए जहां तुर्क या इटालियन दोनों से अलग हट करके एक नवीन मार्ग प्राप्त हो और उसके माध्यम से यूरोपवासी इन देशों से प्राप्त होने वाले रेशम, मसाले आदि का उपभोग कर सकें। देखिए होने को तो इटली भी यूरोप का ही एक देश था और इटली का इन पूर्वी देशों के साथ, जो पूर्वी द्वीप समूह था, भारत है, चाइना है, इन सभी के साथ व्यापार होता था। और यूरोप में यहाँ का रेशम है, जो मसाले हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। तो इटली यूरोप का ही एक देश था और अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी इटली से इस चीज़ को प्राप्त कर सकते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो स्वयं इस बात के लिए इंटरेस्टेड थे कि डायरेक्टली वो ही इन देशों से अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करें। उसका कारण एक ये भी था कि इटली से फिर यूरोप के अन्य देशों तक सामान पहुँचते पहुँचते काफ़ी विलम्ब हो जाता था और उस वस्तु की कीमत में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती थी। तो इन सभी के बचाव के उद्देश्य से एक नवीन मार्ग की खोज के लिए ये अनुसंधान किए गए। अब हर देश इसमें आगे था और कुछ महत्वपूर्ण नाविक हुए हैं, खोजकर्ता हुए हैं, जिनका आपने छोटी क्लासेस में जिनके बारे में निश्चित रूप से पढ़ा होगा, लाइक वास्को डी गामा है, कोलंबस है, मैगेलन है। तो इनको छोटी क्लासेस में आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में डेफिनेटली पढ़ा होगा। अब देखिए एक नाम, इम्पोर्टेंट नाम और आता है और वो है मार्को पोलो। और मार्को पोलो को आप छोटे क्वेश्चन के लिए तैयार भी करेंगे, है ना। मतलब 2 मार्क्स वाला भी एंड 4 मार्क्स वाले में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप प्लीज़ इसको तैयार करिएगा। अब मार्को पोलो की हम बात करें, मार्को पोलो था कौन। आप देखिए 13वीं सदी के अंत में हम देखते हैं कि मंगोल नेता था कुबलई खान। मंगोलों के आक्रमण आपने सेकेंड ईयर में पढ़े भी हैं, है ना। जैसे चंगेज खान था, तैमूर लंग था, ये सब मंगोल आक्रांता थे और इनके नेतृत्व में एशियाई देशों में आक्रमण भी हुए थे और यहाँ इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। तो कुबलई खान जो था मंगोल नेता था और उसने, चूँकि एक बड़ा मंगोल साम्राज्य स्थापित हो चुका था, तो उसके द्वारा चीन में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया था। इससे पहले आप देखिएगा पोप ने अपने धर्मदूतों को भेजा था चाइना और मार्को पोलो जो था ये वेनिस का यात्री था। ध्यान रखिएगा
मार्को पोलो वेनिस का यात्री था और सौभाग्य से मार्को पोलो को भी कुबलई खां के दरबार में न केवल उपस्थित होने बल्कि लंबे समय तक कुबलई खां के महल में रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। तो मार्को पोलो जब वहाँ रहा तो उसने जो शान शौकत वहाँ देखी, उस शान शौकत ने मार्को पोलो को काफ़ी प्रभावित किया। जब वहाँ से वो अपने कंट्री वेनिस वापस लौटा तो अपने कुछ मित्रों की सहायता से अपने उसके जो एक्सपीरियंस थे वहाँ के, उनको उसने शेयर किया। अपनी पूरी यात्रा का विवरण लिखा, अपने पूरे अनुभवों को उसने लिखा और अपनी उस बुक को उसने प्रकाशित करवाया। तो उसके इस यात्रा विवरण के माध्यम से वेनिस के लोगों को, उसके साथियों को, और जब ये यात्रा विवरण प्रकाशित हुआ तो यूरोप के अन्य देशों में भी इसकी प्रतियां पहुंची। तो तमाम जानकारी जो थी वहाँ के वैभव की, वहाँ के समृद्धि की, उससे यूरोप वासी जो थे वो अवगत हुए और अब इन भौगोलिक अनुसंधानों के प्रति उनकी जो दिलचस्पी, जो अभिरुचि थी, उसकी तरफ उनका ध्यान और अधिक आकर्षित हुआ और इसके लिए उन्होंने नवीन मार्गों, जैसा मैंने आपको बताया, जो भूमध्य सागर वाला एकमात्र मार्ग था उस पर इटली का एक अधिकार था और जो स्थल मार्ग थे उस पर तुर्क लोगों ने अपना आधिपत्य और नियंत्रण स्थापित कर रखा था। अब ये नवीन मार्ग कैसे प्राप्त हो, डेफिनेटली उसके लिए अनुसंधान करने पड़ेंगे, नई नई खोजें करनी पड़ेंगी। और इसी संदर्भ में आप देखिए यूरोप के विभिन्न राष्ट्र जो थे उन्होंने कार्य अपना प्रारंभ किया और इसमें जो सबसे आगे देश था, वो सबसे आगे आपका देश था पुर्तगाल। एक छोटा सा यूरोप का देश है और आपको याद होगा कि भारत में जब यूरोप वासी आए थे तो ये पोर्चुगीज़, पुर्तगाली जो थे वो भारत में आने वाली पहली यूरोपीय विदेशी जाति थी। इन भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में यूरोप का ये पुर्तगाल देश जो है वो अग्रणी था। दूसरे शब्दों में हम कहें कि पूरी इन खोजों का नेतृत्व ही पुर्तगाल द्वारा किया गया था। अब इसका कारण क्या था? यहाँ के जो नाविक थे वो काफ़ी ट्रेंड थे और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? जो अंध महासागर में पुर्तगाल की स्थिति है वो उन्हें इस कार्य में, मतलब नाविक या अनुसंधान या सामुद्रिक मार्ग, इन सब के बारे में उनको पारंगत करती है। अंध महासागर में जो पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ के नाविकों को और अधिक ट्रेन और प्रशिक्षित करने में सहयोग प्रदान करती है। अब इसमें आप देखिए ये तो डेफिनेटली एक नेचर द्वारा गिफ्टेड उनको अनुकूल परिस्थिति थी, लेकिन इसके साथ साथ आप देखो जो पुर्तगाल के शासक का भाई था राजकुमार हेनरी, उसने नाविकों को और अधिक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ऐसे स्कूलों को स्थापित करवाया जहां इन नाविकों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे ये दक्ष नाविक बन सकें। और इसी के बाद आप देखो ये प्रशिक्षित नाविक जो थे उन्हें अटलांटिक महासागर के तथा मडोरा द्वीपों की ओर अफ्रीका के पश्चिमी
समुद्री तट की ओर भेजा गया। जब ये नाविक ट्रेंड हो गए तो इन्हें अफ्रीका की ओर भेजा गया और जो आपका अजोर्स और मडोरा द्वीप था, यहाँ से इनको अफ्रीका के तट की ओर भेजा गया। ये शुरुआत थी जब पुर्तगाल के द्वारा इस तरह के अनुसंधान के लिए नाविकों को प्रेरित किया गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इन्होंने अफ्रीका में कुछ अपने प्रारंभिक खोजें की और उसके बाद एक महत्वपूर्ण खोजकर्ता का नाम और आता है बार्थोलोम्यू डायस। बार्थोलोम्यू डायस, इसके द्वारा केप कॉलोनी, ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं उत्तमाशा अंतरीप, उत्तमाशा अंतरीप, केप कॉलोनी ब्रैकेट में उत्तमाशा अंतरीप तक का चक्कर लगाकर भारत की खोज करने का प्रयास किया गया। भारत सभी के अट्रैक्शन का केंद्र रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ही जो भौगोलिक अनुसंधान का कार्य था वो प्रारंभ हुआ और पुर्तगाल जो यूरोप का छोटा सा देश था उसके द्वारा इस ओर ज़्यादा प्रयास किए गए, या स्टार्टिंग जो है वो पुर्तगाल के द्वारा की गई और इसमें शासक के भाई हेनरी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण हम देखें जो खोज करता थे, आपने नाम सुना होगा वास्को डी गामा। सुना है? कौन है वास्को डी गामा? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की गई थी और 1498 ईस्वी में, आपने पहले कहीं पढ़ा हो, भारत में ये यहाँ का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है कालीकट वहाँ पहुँचा था और यहाँ के शासक जमोरीन द्वारा भव्य स्वागत वास्को डी गामा का किया गया था और वास्को डी गामा को बहुत सारे भेंट उपहार आदि दे करके उसको लौटाया गया था। इस प्रकार से पूर्वी दुनिया के साथ जो संपर्क था, जो एक मार्ग ढूंढना था, उसकी खोज का कार्य वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। तो ये दो पुर्तगाल की दो महत्वपूर्ण खोजें थी, एक बार्थोलोम्यू डायस द्वारा उत्तमाशा अंतरीप, देन वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज करने का कार्य किया गया था। अब इसके बाद स्पेनिश, आप देखिए स्पेनिश जो थे वो भी किसी प्रकार से कम नहीं रहे। जब यूरोप के एक देश द्वारा इस प्रकार की खोज और अनुसंधान का कार्य किया गया तो स्पेनिश भी आगे आ गए और उन स्पेनिश नाविकों में सबसे महत्वपूर्ण है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो स्पेनिश नाविक था, स्पेनिश नाविक था। अब इसमें आप थोड़ा सा लिख लेंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस में 3 अगस्त 1492 ईस्वी को, 3 अगस्त 1492 ईस्वी को क्रिस्टोफर कोलंबस ने पालोस बंदरगाह से 3 छोटे जहाज़ों, ये पहले वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे MCQs, जब वो प्रोसेस था तो उसमें क्वेश्चन कई बार आता भी था और आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो आप इसको, इसीलिए मैं आपको नोट भी करा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, आराम से लिखिएगा। पालोस बंदरगाह से 3 छोटे जहाज़ों मेरिया, पिंटा और नीना के साथ कोलंबस ने अपनी महान सामुद्रिक यात्रा प्रारंभ की। मेरिया, पिंटा और नीना, ये 3 उसके छोटे छोटे जहाज थे
अब आप देखिए यात्रा स्टार्ट हो गई और लगभग 5 सप्ताह का समय, जबकि कोलंबस और उसके साथियों को ज़मीन के दर्शन नहीं हुए। मतलब जहाँ देखो 5 सप्ताह तक स्थिति ये थी, पानी पानी चारों तरफ, ज़मीन के दर्शन नहीं हुए। अब स्थिति काफ़ी विकट हो गई, क्योंकि आप देखो जब आप लंबी यात्रा पर निकलते हैं जनरली तो भी हम अपने साथ खाने पीने की पूरी सामग्री ले जाने का प्रयास करते हैं। अब स्थिति ये थी, अंदर जो हमारे खाने पीने का सामान था वो भी समाप्त हो रहा था और जीवन मृत्यु का समय अब कोलंबस के समक्ष उपस्थित हो गया था, क्योंकि कई धर्म भीरू मल्ला विद्रोह पर उतारू हो गए थे जो उसके साथ ही थे। लेकिन इस समय शायद कोलंबस के भाग्य ने कुछ उसका साथ दिया और 6 अक्टूबर के दिन दूर क्षितिज में उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आए। दूर क्षितिज में उसको कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आए, तो उसकी जो हताशा थी वो अब पुनः, जो वो निराश हो रहा था, वो आशा में परिवर्तित होने लगी और उसने अमेरिका की भूमि पर अपना पहला कदम रखा और उसके द्वारा बहामा द्वीप समूह पर पहला कदम रखा गया। बहामा द्वीप समूह पर पहला कदम रखा गया। इसके कुछ समय के पश्चात क्यूबा, हैटी आदि स्थानों की खोज भी उसके द्वारा की गई। क्यूबा, हैटी आदि स्थानों की खोज भी कोलंबस के द्वारा की गई। लेकिन क्या था, ये जो स्थान था, कोलंबस को ये फील हुआ कि ये एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, भारत है। इसलिए उसने इस पूरे द्वीप समूह का नाम रख दिया इंडीज और यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उसको उसने इंडियंस कह करके पुकारा। इंडीज उस जगह का द्वीप समूह का नाम रखा और यहाँ के निवासियों को उसने इंडियंस कह के पुकारा। इस तरह से कोलंबस ने अपनी प्रथम यात्रा करी, फिर वो लौट आया और उसका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद 1493 में अगेन कोलंबस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और इस बार वो 3 नहीं 17 जहाज अपने साथ लेकर के निकला और अमेरिका उसे भेजा गया। परंतु इस बार भी, क्योंकि वो जब अपनी उसने पूर्व की यात्रा की थी तो उसने मसाले आदि तो वो खूब सारे लेकर के आया था, भरपूर मात्रा में मसाले, रेशम आदि, लेकिन स्पेन के राजकोष में किसी प्रकार की वृद्धि वो नहीं कर पाया था, तो इसलिए वो पुनः गया। लेकिन इस बार उसको कोई विशेष सफलता नहीं मिली और अंत में उसी दुख और निराशा में 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब उसके द्वारा ये जो कार्य स्टार्ट किया गया था उस कार्य को कंटिन्यू किया गया और वो भी स्पेनिश था। उसका नाम है अमेरिगो वेस्पुची। नाम लिखिएगा, अमेरिगो वेस्पुची, क्योंकि निसंदेह जो कोलंबस के द्वारा कार्य किया गया तो काफ़ी साहसिक कार्य था। उसने उस नई दुनिया का मार्ग दिखाया। अमेरिका की खोज का श्रेय भी उसको दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रॉपर उसकी खोज नहीं कर पाया था। काफ़ी मेहनत की थी। जो इंसान 5 सप्ताह तक ज़मीन के दर्शन ना कर पाए तो सोचो उसने अपने साहस और धैर्य को कितना बरकरार रखा होगा, जब उसके साथी गण भी विद्रोह पर उतारू हो चुके थे। तो उसका ये जो अधूरा कार्य था कोलंबस का, उस अधूरे कार्य को पूरा करने का श्रेय है अमेरिगो वेस्पुची को, जिसके नाम पर अमेरिका महाद्वीप का नाम रखा गया है। याद रखिएगा,
ये छोटे क्वेश्चन में कई बार आता है। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, ये इटालियन था, सॉरी, कोलंबस स्पेनिश था और अमेरिगो वेस्पुची जो था वो इटालियन था, और उस इटालियन नाविक ने कोलंबस के कार्य को पूरा किया था और उसी को उसके सम्मान देने के उद्देश्य से अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया है। फिर इसके बाद आप देखिएगा जो अगला महत्वपूर्ण अनुसंधान करता था या खोज करता था उसका नाम है मैगेलन, फर्डिनेंड मैगेलन, जिसके बाद मतलब जो कोलंबस की यात्रा थी काफ़ी साहसिक और रोमांचक थी, और उसके बाद गए उससे भी कहीं ज़्यादा रोमांचक जो यात्रा की गई वो फर्डिनेंड मैगेलन के द्वारा की गई थी। और फर्डिनेंड मैगेलन जो था, इसके जो विभिन्न इसके द्वारा भौगोलिक अनुसंधान के दौरान जो कार्य किए गए, जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुई, उनके उल्लेख हिस्ट्री में मिलते हैं। तो ये जब अपनी यात्रा पर निकला 1509 ईस्वी में इसकी यात्रा स्टार्ट हुई, अपने 5 जहाज और 300 लोगों के साथ, 300 लोग जो थे वो नाविक थे और कुछ जो अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करने वाले 300 लोगों के साथ स्पेन से ये रवाना हुआ। और इसके बाद दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी अमेरिका की दक्षिणी नोक को पार कर ये प्रशांत महासागर तक पहुंच गया। इसको नोट करिएगा, 1519 ईस्वी में मैगेलन अपने 5 जहाज़ों और 300 साथियों के साथ रवाना हुआ और स्पेन से वह दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी अमेरिका की दक्षिणी नोक को पार कर प्रशांत महासागर पहुंच गया। अब आप देखिए इसकी यात्रा को रोमांचक क्यों कहा जाता है। लंबी यात्रा इसने भी की थी। जो लकड़ी के कंटेनर्स हम उनको कह सकते हैं, ढोल टाइप वो बने थे, जैसा विवरण मिलता है। तो उसमें जो पानी रखा गया था, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था समुद्र में यात्रा करते करते, तो वो जो पानी था उसमें कीड़े पड़ चुके थे। और इसके अलावा जो सामग्री थी, लकड़ी का बुरादा, चूहे, ये जो जहाज में हो गए थे, उन सबको खा करके काफ़ी लंबा समय मैगेलन और उसके साथियों ने पार किया था। तो इस तरह से उसकी यात्रा जो थी वो काफ़ी कष्टदायी भी रही, लेकिन फिर भी मैगेलन जो था वो उसने ये समुद्री मार्ग ढूंढे और वो फिलीपाइंस पहुंच गया। फिलीपाइन द्वीप समूह पहुंचा, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी थे, जो यहाँ के प्रॉपर निवासी थे फिलीपाइंस द्वीप समूह के, यहाँ के लोगों से मैगेलन का थोड़ा झगड़ा हो गया और मैगेलन सहित उसके जो कुछ साथी थे वो मारे गए। कुछ क्या, उसके बहुत सारे साथी इन आदिवासियों द्वारा मारे गए झगड़े के दौरान। ऐसा माना जाता है केवल एक जहाज किसी तरह से बच गया, जो अफ्रीका का चक्कर लगाकर स्पेन वापस पहुंच गया। तो इतने सारे जहाज़ों और इतने सारे नाविकों के साथ ये जो यात्रा प्रारंभ की गई थी मैगेलन के द्वारा, उस यात्रा में काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बाद भी बहुत नए मार्गों की खोज जो थी वो की गई थी। फिर आप देखिएगा इसके बाद एक अन्वेषक थे पोथे दा तेले, जिसने फ्लोरिडा की खोज की। पोथे दा लेआन ने फ्लोरिडा की खोज की। ठीक है। कॉर्टेज द्वारा मैक्सिको की खोज की गई।
और इसी प्रकार से खोजकर्ताओं द्वारा अमेरिका, कैलिफोर्निया आदि जो प्रमुख स्थल थे उनकी खोजें की गई। तो ये खोज कार्य जो था वो निरंतर चलता रहा और स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों के साथ साथ यूरोप के अन्य देश जो थे जैसे इंग्लैंड है वो इस अनुसंधान और खोजों में काफ़ी विलंब से सम्मिलित हुआ, क्योंकि नाविकों को पहले चलन की भाषा थी उसमें सी डॉग्स कहा जाता था, समुद्री कुत्ते। लेकिन धीरे धीरे जो इंग्लैंड के शासक थे, ब्रिटेन के शासक हेनरी सप्तम के समय इंग्लैंड में भी इन भौगोलिक अनुसंधान के कार्य को प्रारंभ किया गया था और जॉन कैबेट नामक एक व्यक्ति को खोज के लिए भेजा गया था जिसने पूर्वी उत्तरी अमेरिका के तट पर पहुंचकर न्यू फाउंडलैंड की खोज की थी। जॉन कैबेट द्वारा न्यू फाउंडलैंड की खोज की गई थी। ये असल में एक द्वीप था जिसका बाद में नाम न्यू फाउंडलैंड रख दिया गया था, जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसी प्रकार फिर आप देखिए फ्रांस जो था, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस में काफ़ी प्रतिस्पर्धा रही हर क्षेत्र में। तो जब इंग्लैंड इस भौगोलिक अनुसंधान में सम्मिलित हुआ तो उसके बाद फ्रांस भी इस क्षेत्र में आगे आया और फ्रांस के द्वारा भी अपने खोजी नाविकों को विभिन्न स्थलों की खोज करने के लिए भेजा गया और इस तरह से यूरोप के प्रमुख देश जो थे उन्होंने इस भौगोलिक अनुसंधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इन सारे भौगोलिक अनुसंधानों की क्या परिणाम निकले, रिजल्ट्स क्या रहे? डेफिनेटली जो पॉजिटिव रिजल्ट्स थे वो ज़्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना अति हो जाती है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो थे, जहाँ व्यापार अच्छा हो सकता था, जहाँ विभिन्न जो सांस्कृतिक समन्वय वाली बात है, सांस्कृतिक आदान प्रदान वाली बात है, वो पॉसिबल हो सकती थी। अब प्रतिस्पर्धात्मक रूप जब इसने ले लिया, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गए, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट्स पॉजिटिव थे उनके अंदर नेगेटिविटी आती चलेगी। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो इसके रिजल्ट्स रहे उनको कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।